हम लोग इसका सेक्शन बी तो कर चुके हैं। हम लोग इसका सेक्शन ए अभी अटेम्प्ट करने वाले हैं। मई जून 24 पेपर 23। देखिएगा जरा क्या कह रहा है। टर्कीज अनकन्वेंशनल वे ऑफ मैनेजिंग इट्स इकोनॉमी। The relationship between interest rate and general price level is one that is central to macroeconomic theory, namely that an increase in the rate of interest produces a reduction in the rate of inflation in an economy। जो एक बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है, जो हम लोग थ्रू आउट पढ़ते हुए आए हैं कि अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसकी वजह से आपके पास इन्फ्लेशन रेट कम हो जाता है। यानी कि यहाँ पे ये इंडिकेशन दे रहा है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। आगे देखिएगा। मोस्ट इकोनॉमिस्ट अग्री ऑन दिस रिलेशनशिप, बिल्कुल ऐसा ही है। नॉट सो अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट अर्दोगान ऑफ टर्की, who has defied conventional economic theory in tackling his country's fundamental economic challenges। कहता है जी पूरे दुनिया के इकोनॉमिस्ट ये चीज को मानते हैं कि यार अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन। लेकिन जो अर्दोगान है, प्रेसिडेंट ऑफ टर्की, उसने कहा कि भाई ऐसा कोई सीन है ही नहीं। उसने मामला आती उलट कर दी। टू इकोनॉमिक challenges stand out. There is spiraling inflation and a collapse in the external value of Turkey's currency, the lira, in the foreign exchange market, as shown in figure 1.1। कहता है जी आपके पास दो मसले चल रहे हैं। एक तो इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली आती जा रही है, और दूसरा आपकी जो वैल्यू ऑफ करेंसी है, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज रेट। कहता है जो आपका एक्सचेंज रेट है वो कंटिन्यूसली फॉल होता जा रहा है, एज शोन इन द डायग्राम। तो भाई ये देख लें जरा क्या मामला चल रहे हैं डायग्राम में, कि ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन आपकी है इन्फ्लेशन की लाइन, जो कि कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। अच्छा, अगर कोई मुझसे कहता है कि सर ये वाले पोर्शन में डिफ्लेशन आ रही है, तो ये डिफ्लेशन नहीं है, ये डिसइंफ्लेशन। कि महंगाई का रेट कम हो रहा है बट महंगाई फिर भी आती जा रही है। जहां तक टर्किश लीरा पर यूएस डॉलर की बात है, वो भी ऐसे कंटिन्यूअसली ऊपर जाता जा रहा है। अब एक डम स्टूडेंट जिसको पता ही नहीं है कि एक्सचेंज रेट कैसे काम करता है, वो गधा बोलेगा कि करेंसी आपकी अप्रिसिएट हो रही है थ्रू आउट, जो कि अप्रिसिएट नहीं हो रही। यहां पे क्या केस चल रहा है? यहां पे चल रहा है 6 टर्किश लीरा इज इक्वल्स टू 1 यूएस डॉलर। 8 टर्किश लीरा इज इक्वल्स टू 1 यूएस डॉलर। अगर मैं टॉप मोस्ट पे चला जाऊं तो वो क्या है? तकरीबन भी 13.5 लीरा इज इक्वल्स टू। यानी कि आपका टर्किश लीरा कंटिन्यूअसली डेप्रिसिएट होता जा रहा है। यहां तक कोई मसले वाली बात है? यहां तक कोई मसले वाली बात है? समझ गए यहां तक बातों को? और अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो यहां पे लिखा हुआ है भाई, कोलैप्स इन द वैल्यू ऑफ टर्किश लीरा, तो मतलब करेंसी की वैल्यू ऑटोमेटिकली गिर चुकी है। समझ गए यहां तक बात को? सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन एंड द एक्सचेंज रेट ऑफ टर्की जनवरी 2020 एंड फेब 2022। यहां से लेके यहां तक की कहानी आपके पास लिखी हुई है। कहता है जी इन जनवरी 2022 the year on year rise in consumer prices was 48.7% against a 36.1% year on year increase for December 2021। कहता है कि जनवरी 2022 में जो आपकी प्राइसेस बढ़ी हैं 48.7% से बढ़ी है, और दिसंबर 2021 में कितने से बढ़ी थी? 36.1% से। यार ये बच्चे यहाँ खड़े हुए, इनको भगाओ यहाँ से। Much higher food prices and transport and energy costs accounted for most of the increase। यहाँ पे बेटा आपको वजह बताई भी है कि इन्फ्लेशन आ क्यों रही है। फूड प्राइसेस की वजह से, ट्रांसपोर्ट की वजह से, एनर्जी कॉस्ट की वजह से, ये सारे मसले मसाइल की वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, आपके मुल्क में इन्फ्लेशन आ रही है। कहता है, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, रीजन फॉर इन्फ्लेशन। रीजन फॉर इन्फ्लेशन सही है। आगे, डिस्पाइट दिस राइज, the country's Monetary Policy Committee MPC held the short-term interest rate at 14%। This was the rate set in September 2021 when the MPC cut the rate substantially from 19%। अब देखो यहाँ पे मसला क्या आ रहा है। पहले कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था? 19%। उसने इंटरेस्ट रेट को और कम कर दिया। कितना कर दिया? 14%। यानी कि वापस से एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ जा रहा है।
कि जब आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो उससे आपकी सेविंग बढ़ेगी, सेविंग कम होगी, आपकी सेविंग कम होगी, आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी और आपकी इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगी, सही सही है, आपका एग्रीगेट डिमांड ओवरऑल बढ़ना शुरू हो जाएगा। इन शॉर्ट, the president had used his influence over the MPC to reduce interest rates in an attempt to reduce the increasing rate of inflation। कहता है जी हम जो प्रेसिडेंट है अर्दगान जो है उसने अपनी पावर यूज की, और पावर किस तरह यूज की कि भाई इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो महंगाई आपके पास ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी, ये उसका माइंडसेट था। The president's unconventional approach has had a dramatic effect on the external value of the lira। कहता है कि यार जब उसने हरकत की ना इंटरेस्ट रेट कम करने की, तो उससे लीरा पे एक बड़ा अजीब सा इफेक्ट पड़ा एक्सचेंज रेट के ऊपर। एक्सटर्नल वैल्यू का मतलब एक्सचेंज रेट। जो रूल मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है कि इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट हैव अ पॉजिटिव रिलेशन, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट कम होगा तो एक्सचेंज रेट कम होगा, ये चीज मैंने आप लोगों को सिखाई भी है ना। अब ये चीज लीरा के हिसाब से अगर देखें तो अर्दगान ने इंटरेस्ट रेट गिरा दिया, तो लॉजिकली एक्सचेंज रेट भी गिरना चाहिए। वही चीज यहां पे हो रही है। द रैपिड डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ लीरा फ्रॉम सितंबर टू 2021 has had serious repercussions for Turkey's economy as Mr. Erdogan has sought to prioritize exports over currency stability। कहता है कि अर्दोगान का एम एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना तो है ही नहीं। अर्दोगान का एम क्या है कि उसने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है ओवर करेंसी स्टेबिलिटी। कहता है करेंसी जाए भाड़ में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने सिर्फ किसको देखना है, अपने एक्सपोर्ट्स को, कि मेरे एक्सपोर्ट्स बढ़ते रहे, मुझे करेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर कॉन्फिडेंस आर लो। बिल्कुल होगा भाई, जब आपकी करेंसी स्टेबलाइज नहीं है, आपके मुल्क में महंगाई आती जा रही है, तो वो कैसे कॉन्फिडेंस लेंगे उसके अंदर। Many who can have converted their lira deposit into US dollars or euros, fearing a collapse in banking system। जो लोग कर सकते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लीरा को किस में कन्वर्ट करवा लिया, डॉलर में या फिर यूरो में। अब यहां से आपको एक और इंडिकेशन मिलती है कि जब आप लीरा को कन्वर्ट करवाने जा रहे हैं, इससे सप्लाई ऑफ लीरा और बढ़ेगी। ऐसा ही है, आपकी सप्लाई ऑफ लीरा और बढ़ेगी, और जब सप्लाई ऑफ लीरा और बढ़ेगी तो लीरा और ज्यादा डेप्रिसिएट हो जाएगा। यहां तक कोई मसले वाली बात है, यहां तक कोई प्रॉब्लम वाली बात है। बेटा लैग कर रही है मेरी वॉइस, सबको लैग कर रही है या फिर सिर्फ एक आध को मसला आ रहा है। कोई कह रहा है कर रही है, कोई कह रहा है अच्छा पहले कर रही थी, अब तो नहीं कर रही ना, बस सही है। ठीक है भाई, तो यहां तक हमने केस को पढ़ा है, आगे देख लेते हैं, कुछ लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। कहता है despite these problems, the president remains adamant that his economics is right for Turkey। कहता है कि भाई इन सब मसलों के बावजूद भी अर्दगान अपनी जिद पे बैठा हुआ है, और वो कह रहा है जी मैं जो बात कर रहा हूँ वो ठीक है, यानी कि मेरी इकोनॉमिक्स जो है वो सही है, और जितने भी इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं वो सब गलत हैं। Moreover, he is convinced that when exports increase and international tourists return after the COVID-19 pandemic, employment will increase and the current account deficit on the balance of payment will be reduced। ये जो अप्रोच इसकी है ना, ये वाली, ये समहाउ करेक्ट है। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि यार जब एक्सपोर्ट आपकी बढ़ेंगी और आपका इंटरनेशनल टूरिस्ट वापस आना शुरू होगा आफ्टर कोविड 19 पेंडेमिक, तो उससे करंट अकाउंट डेफिसिट भी आपके सॉल्व हो जाएंगे, और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट है वो चीज क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो आपका एक ऑब्जेक्टिव बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस वाला अचीव हो जाएगा। इफ ट्रू, दिस अनकन्वेंशनल अप्रोच टू टर्कीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स विल बी प्रूव टू बी अ सक्सेस। कहता है जी अगर ऐसा है तो भाई ये जो एक इसकी नई अप्रोच चल रही है वो सक्सेसफुल हो जाएगी और कहानी यहाँ पे एंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक डेटा रिस्पॉन्स आपके पास गिवन था थ्रू आउट, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है। अच्छा, पार्ट ए कहता है जी यूज इंफॉर्मेशन। कहता है कि जी यूज इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू कैलकुलेट द रियल इंटरेस्ट रेट फॉर टर्की इन जनवरी 2022। 2022 जनवरी के अंदर भाई आपके पास क्या मामला चल रहे हैं, क्या रियल इंटरेस्ट रेट आपका चल रहा है, आपने वो कैलकुलेट करके बताना है। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ,
हाँ जी, देखिए जरा केस के अंदर। हम्म। बेटा एक सेकंड रुको, मैं जरा इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर लूँ। एक सेकंड रुकिएगा जरा। तो बेटा आप तो नहीं, आवाज लैग कर रही है अब? सही आ रही है? आप तो क्लियर है? सही है। अच्छा जी, क्वेश्चन पे आ जाओ जरा वापस से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू कैलकुलेट द रियल इंटरेस्ट रेट फॉर टर्की इन जनवरी 2022। जनवरी 2022 के अंदर आपका क्या रियल इंटरेस्ट रेट चल रहा था बेटा? रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू, रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। और ये बात कर रहा है जनवरी 2022 की, यहाँ की। ठीक है। जनवरी 2022 से अगर मैं जरा देखूं, तो आपके पास सीपीआई तो गिवन है। सीपीआई का मतलब क्या है? महंगाई, इन्फ्लेशन। जनवरी में तकरीबन आप समझ लें कितना आ रहा है ये? 48, बल्कि यहाँ पे कहीं उसने फिक्स अमाउंट लिखी हुई भी थी, ये रही, ये रही, ये से लिखी हुई भी है, ये से लिखी हुई भी है यहाँ पे, कितनी है? 48.7। ठीक है। ये क्या अमाउंट आ रही है? 48.7। तो ये आपके पास सीपीआई यानी कि ये इन्फ्लेशन रेट है ना। ये क्या आ गया आपके पास? इन्फ्लेशन रेट 48.7। और इंटरेस्ट रेट कहां पे गिवन है आपका? इंटरेस्ट रेट आपका जनवरी का ये रहा 14%। कितना गिवन है भाई? 14%। तो सर क्या आंसर आएगा? रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। आपके पास नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कितना है? 14%। और आपका इन्फ्लेशन कितना है? 48.7%। बेटा कैलकुलेट करो जरा, माइनस करो, मुझे बताओ क्या अमाउंट आ रही है। 14% माइनस 48.7%, क्या अमाउंट आ रही है भाई बताइएगा? है 247? अबे 14 - 48 क्या होता है? अपॉन ना बेटा, ये फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट 34.7। सामिया गलत है, आपको इस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। -34.7% पूरा लिखना है, तब जाके 2 मार्क मिलेंगे। अगर आप माइनस नहीं लिखते, आप माइनस नहीं लिखते, तो आपको 1 मार्क मिलेगा। सर ये क्यों? बेटा माइनस जो है ना, वो आपको ये इंडिकेशन दे रहा है
कि आपके पास रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव में चल रहा है, आपके पास रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में नहीं आ रहा, यानी कि आपको सेव करने का फायदा नहीं हो रहा। ये इंडिकेशन हमें मिलती है इससे। समझ गए बात को? -34.7% पूरा लिखेंगे आप लोग। क्लियर है ये बात? सही है, कोई टेंशन तो नहीं है? हाँ, जो इंटरेस्ट रेट की वो लाइन चल रही है उसकी कोई वैल्यू क्या है? देखो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं निकाल सकते ना मुझसे, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं है, ये एक्सचेंज रेट है, ये सीपीआई है। सही है, यहां से आप निकाल तो सकते हो, लेकिन जब आपको एग्जैक्ट अमाउंट नीचे दी भी है तो फिर आप क्यों अपनी तरफ से फिर कोई वैल्यू लिखेंगे? समझ गए बात को? आयशा का क्या क्वेश्चन है? आपने क्या बताया था, ग्राफ को देख के एक्सचेंज रेट का अपवर्ड है ट्रेंड, तो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं? ट्रेंड अगर अपवर्ड जा रहा है तो बच्चे ये मिस्टेक करेंगे कि एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, जो कि नहीं हो रहा। क्योंकि आयशा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उसने बताया हुआ है टर्किश लीरा पर यूएस डॉलर। पर यूएस डॉलर का मतलब क्या है आयशा? कि पहले 6 लीरा का $1 आता था, 9 लीरा का $1 आता था, 13 लीरा का $1 आता था। यानी कि आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं चॉकलेट खरीदने के लिए। तो या तो चॉकलेट की वैल्यू बढ़ गई है, या तो आपके पैसों की वैल्यू गिर गई है। यहां पे हमारे पैसों की वैल्यू क्या हो रही है, ये बात समझे? वॉट विल माइनस साइन इंडिकेट? बेटा माइनस साइन विल इंडिकेट कि आपका रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव में जा रहा है, आपको सेव करने में फायदा नहीं हो रहा, कि आप नुकसान में जा रहे हैं। समझी बात को? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नोटबुक्स बेटा खुली होनी चाहिए आप सबके सामने। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? एक्सप्लेन व्हाई टर्किश लीरा, सॉरी सर आई वाज फिक्सिंग माय वाईफाई बैक नाउ। Explain why the Turkish lira depreciated from September 2021। कितने मार्क का है? 2 मार्क का है। सितंबर 2021 से टर्किश लीरा क्यों डेप्रिसिएट होना शुरू हो गया था? तो बेटा यहाँ पर आपके पास डिफरेंट रीजंस गिवन है, डिफरेंट रीजंस गिवन है। बेटा यहाँ पे देखो, उसने क्या बोला है कि हम लोग अपने इंटरेस्ट रेट को गिराते जा रहे हैं। किधर है? 19% से कितने पे आ गए? 14% पे। तो ये चीज आप लोगों ने पढ़ी भी है, ये रूल भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो एक्सचेंज रेट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब ये देखो, ये उसी की बात कर रहे हैं। सितंबर के बाद से क्यों आपके पास डेप्रिसिएशन आना शुरू हो गई? क्योंकि भाई आपने इंटरेस्ट रेट ही अपना गिरा दिया। समझे बात को? तो जब आप इंटरेस्ट रेट को गिराएंगे फ्रॉम 19% टू 14%, लोग आपके मुल्क में सेव नहीं करेंगे, विच विल रिड्यूस द डिमांड ऑफ टर्किश लीरा, लीडिंग टू अ डेप्रिसिएशन इन करेंसी। समझ गए यहां तक बात को? या आप एक और पॉइंट भी लिख सकते हैं, भाई आपके मुल्क में महंगाई भी तो कंटिन्यूसली बढ़ रही है ना, महंगाई भी तो बढ़ रही है, महंगाई से लिंक कर दें कि आपके पास महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, which will make Turkish exports more expensive. As a result, exports will fall, leading to a fall in demand of Turkish lira, resulting in depreciation. समझ गए हैं बात को भाई? अच्छा, अब आयशा का एक मैसेज आया है, इंटरेस्ट रेट कम होगा, हॉट मनी इनफ्लो, डिमांड फॉर करेंसी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है भाई। तो देखो 2 मार्क के अंदर इतनी ज्यादा वो लिखने की जरूरत भी नहीं है कि डायग्राम बना रहे हैं, 100 मसले मसाइलों के अंदर आप लोग फंसे में, सिंपल रखे अपने आंसर को। बर्सर दी एक्सपोर्ट्स दैट डिपेंड्स ऑन इट्स इलास्टिसिटी, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर एक जनरल इम्पैक्ट देखें तो फिर वही गिरेगा ना। बेटा एप्लीकेशन से इस तरह लिंक करेंगे जिस तरह आप यहाँ पे उसको मेजरमेंट दे रहे हैं ना कि 19% था, 14% पे चला गया, आप केस के साथ लिंक करेंगे, वो एप्लीकेशन होती है। सर अगर एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो रहा, अच्छा सर अगर एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट हो रहा, डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सपोर्ट डिक्रीज क्यों होगी? बेटा एक्सपोर्ट डिक्रीज नहीं होगी। एक सेकंड, क्या सवाल पूछा आपने? जब एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो रहा है, मैं इन्फ्लेशन से लिंक कर रहा था कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट डिक्रीज होगी, एक्सचेंज रेट के साथ नहीं मैं लिंक कर रहा था। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द एक्सटेंट टू विच, consider the extent to which producers in Turkey are likely to have been affected by the depreciation of the lira
ऑन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फ्रॉम सितंबर 2021। कहता है कि यार टर्किश लीरा पे जो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट आया हुआ है उससे टर्की के प्रोड्यूसर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्रोड्यूसर्स मानी बिजनेसेस। ठीक है, ये बात मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है कि जब आपके पास एक्सचेंज रेट गिर जाता है, रॉ मटेरियल अगर आप बाहर से मंगवाते हैं तो आपको कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। आप बेहतर रॉ मटेरियल नहीं मंगवा सकते, क्वालिटी रॉ मटेरियल नहीं मंगवा सकते। अब यहाँ पे देखो, रीजन फॉर इन्फ्लेशन आपके पास मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया था। रीजन फॉर इन्फ्लेशन मैंने हाईलाइट किया था। इसी रीजन फॉर इन्फ्लेशन में आपके पास कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि ट्रांसपोर्ट, फूड प्राइसेस आपके पास बढ़ रही हैं, ट्रांसपोर्ट हो गए, एनर्जी कॉस्ट वगैरह बढ़ रही है। लेकिन जब आपके पास करेंसी डेप्रिसिएट होती है, जब आपके पास करेंसी डेप्रिसिएट होती है तो यार क्या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नहीं आ सकती? क्या कॉस्ट पुश नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉइंटर्स बना रहा हूँ, आप लोग भले साथ साथ इसको कॉपी करो। पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैसे आएगी? क्योंकि अब आपको एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल पड़ेगा बाहर से। ठीक है, जब आपको बेटा एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल पड़ेगा तो फिर उसकी वजह से आपके पास कॉस्ट पुश आना शुरू हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास बढ़ेगी। अब इसको डेवलप करना है आपने। प्रॉब्लम कहां पे है? आप लोग डेवलप नहीं करना समझते। भाई मैं किस तरह, मैं अगर आपकी जगह होता, चलो जरा एक पॉइंट लिखो, मैं लिखवा रहा हूं, मैं डिक्टेट करवा रहा हूं, लिखेंगे पॉइंट। स्टार्ट है, रेडी? स्टार्ट करूं? लिखना स्टार्ट करें। डेप्रिसिएशन ऑफ टर्किश लीरा, डेप्रिसिएशन ऑफ टर्किश लीरा will reduce the purchasing power, will reduce the purchasing power of producers who import raw material, who import raw material for their businesses। ठीक है, full stop। Since raw material is inelastic in nature, since raw material is inelastic in nature, since raw material is inelastic in nature, producers will have to import, producers will have to import even if they have to pay a higher price. Producers will have to import even if they have to pay a higher price. Full stop. This will increase, this will, this will increase the import expenditure, this will increase the import expenditure, comma, resulting in, resulting in an increase in cost of production, an increase in cost of production, leading to cost push inflation, leading to cost push inflation। ठीक है भाई? अच्छा, ये एक पॉइंट हो गया मेरा। सेफ साइड पे रहने के लिए मैं एक और पॉइंट लिख देता हूं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाएं, लाइन छोड़ेंगे आप लोग, नया पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। बोलेंगे जी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ लीरा, डेप्रिसिएशन ऑफ लीरा
may reduce the incentive for domestic producers to invest. अबे ये इधर क्यों लिख रहे हो भाई, नोटबुक पे लिखो ना, इधर कहाँ लिख रहे हो यार, हद हो गई यार। डेप्रिसिएशन नया पॉइंट भाई, नोटबुक पे लिख लें मेहरबानी करें। ये मैं आप लोगों के लिए लिखवा रहा हूँ, मेरे लिए थोड़ा अपने, मैंने थोड़ी पेपर देना है। डेप्रिसिएशन ऑफ लीरा will reduce the incentive for producers, will reduce the incentive for producers to invest in Turkey, to invest in Turkey due to economic instability, due to economic instability। ओ सॉरी, एक सेकेंड, हम लोग B2 करें ना, हाँ। ड्यू टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी लीडिंग टू फर्दर रिडक्शन इन कंपैरेटिवनेस, लीडिंग टू फर्दर रिडक्शन इन कंपैरेटिवनेस। अब ये देखो, ये मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए हैं, दोनों में से आप कोई सा एक भी लिख लोगे ना, आपको वो 3 मार्क देगा, क्योंकि उसका फोकस किसके ऊपर है, एक्सटेंट। कंसिडर द एक्सटेंट टू विच, सही है, कंसिडर द एक्सटेंट टू विच, कितना आपके लिए नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। मैंने आपको दो तरीके बताए, एक तो रॉ मटेरियल वाला केस, और दूसरा जो मैंने आपको अभी बताया कि यार इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करेंगे। आपने दोनों में से कोई एक लिखना है, ठीक है, क्योंकि 4 मार्क का सवाल है। 3 मार्क आपको मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के, और 1 मार्क आपको मिलेगा कंक्लूजन का। कंक्लूजन सर मैं क्यों डाल रहा हूं बेटा, उसने पूछा हुआ है दी एक्सटेंट, कि कितना आपके लिए हार्मफुल होगा। अब मैं, आइएगा जरा नेक्स्ट पैराग्राफ पे लाइन छोड़ के, दी एक्सटेंट टू विच, दी एक्सटेंट टू विच depreciation will affect producers, the extent to which depreciation will affect producers depends upon, depends upon, depends upon their reliance, their reliance of imported raw material, comma, if they have, if they have the availability of domestic raw material, if they have the availability of domestic raw material, if they have the availability of domestic raw material, it will not be that much harmful. But if it's the opposite, but if it's the opposite, depreciation will affect them negatively. Depreciation will affect them negatively. सही है। अब देखो मैंने आपको 3 पैराग्राफ लिखवा दिए, जिनमें बेहतर क्या है कि आप फर्स्ट और थर्ड ये दो यूज करें, दूसरा वाला छोड़ दें। वो दूसरा वाला मैंने ऐसे ही लिखवा दिया कि भाई अगर किसी को कोई और पॉइंट समझ आता है तो आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन जो बेहतर है वो फर्स्ट और थर्ड है। बेटा ऑनलाइन समझ आ गई है बात आप लोगों को, आंसर राइटिंग किस तरीके से होती है, क्या लिखवाना चाह रहा हूं मैं। चलो पार्ट सी पे आ जाओ। Assess whether Mr. Erdogan's economic policies have had a beneficial impact on Turkey's economy since 2020। अच्छा, अर्दोगान कर क्या रहा था, अर्दोगान थोड़ा सा मेंटल हो गया था, और अर्दोगान ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट गिरा दिए थे, ऐसा ही है, इंटरेस्ट रेट वगैरह गिरा दिए थे, और उसने कहा था जी कि हमारे पास देखें, हमारे पास एग्रीगेट डिमांड वगैरह बढ़ेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी, प्राइस वगैरह कम हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो वो प्राइसेस जो है वो क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट कम कर रहा था। तो बेटा इंटरेस्ट रेट
कम करने के पहले तो मुझे देखने हैं कि पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं, फिर मुझे अर्दगान की पॉलिसी के नेगेटिव्स निकालने हैं, और फिर मुझे जस्टिफाइड कंक्लूजन देना है कि नहीं भाई मेरे हिसाब से ये चीज इसने गलत किया या सही किया जो भी है। अच्छा, अब देखो अर्दगान कर क्या रहा था। यहाँ पर इसकी जो है वो पॉलिसीज मिल जाएंगी, इंटरनेशनल टूरिस्ट। हाँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखो जरा ये फिगर 1.1 को अपने सामने रखिएगा। क्या केस चलता है भाई, उसने इंटरेस्ट रेट कम किया। ठीक है, ये मैं पॉजिटिव्स की बात कर रहा हूँ। ये भले आप लोग कॉपी कर लो या मेरी बातों को सुन के और अपने बेहतर पॉइंट डेवलप कर लें। अर्दोगान ने क्या किया था, अर्दोगान ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया था। ठीक है, जब अर्दोगान ने इंटरेस्ट रेट कम किया था तो इससे हमें लॉजिकली ये बात समझ आती है कि एक तो आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, आपके पास प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, आपके पास डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, यानी कि पॉजिटिव मल्टीप्लायर आपके पास आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको और थोड़ा सा डेवलप करूं तो मैं ये बात भी कह सकता हूं कि इंटरेस्ट रेट इज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यार ये इंटरनेट को क्या मुसीबत है, इंटरेस्ट रेट इज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक सेकंड रुकिएगा। जी बिल्कुल उसी पे जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट इज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट आपका कम होगा, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। सही है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी, which will lead to which will lead to increase in aggregate supply। तो ये आप पॉजिटिव इस हिसाब से दो ही लिखने हैं, दो मार्क के हैं, पॉजिटिव दो ही लिखने हैं आप। अच्छा, लेकिन अगर मैं नेगेटिव्स की बात करूं, नेगेटिव्स में यहाँ पे क्या आ सकता है भाई, नेगेटिव्स के अंदर भाईजान आपकी पहली कहानी क्या है कि अगर आप लोग गौर से देखें ये वाली चीज, इसकी पॉलिसी से ना ये मसले आ रहे हैं, दिख रहे हैं, मच हायर फूड प्राइस, ट्रांसपोर्ट एनर्जी कॉस्ट, ये कॉस्ट वो कॉस्ट, समझे ये वाली चीजें। तो ये जो आपके पास ब्लू से हाईलाइट हुआ है, ये प्रॉब्लम्स हैं जो अर्दगान की पॉलिसी से आपको फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये आप नेगेटिव्स में डाल सकते हो और आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई ये मसले मसाइल आपके पास चल सकते हैं और ये प्रॉब्लम्स आपके पास आ रही है। ठीक है, ये देखो सामने आप क्या है। तो पॉजिटिव्स आपने वहां से उठाए, नेगेटिव्स आपने यहां से उठा लिए। सही है, आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये चीजें आ रही हैं। फिर आप और भी फर्दर डिटेल में जा सकते हैं कि यार डेप्रिसिएशन से टर्की की इंटरनेशनल कंपैरेटिवनेस फॉल हो गई है, रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा वगैरह वगैरह। लेकिन अगेन बेटा मार्क्स को डिवाइड करके उस हिसाब से कंटेंट लिखना, ऐसा नहीं कि आप सारा टाइम एक ही सवाल पे लगा दें। अच्छा, कंक्लूजन कि भाई पॉजिटिव इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट को कंपेयर करना है। मैं बोलूंगा भाई अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट जो हम लोग थ्रू आउट या इकोनॉमिक स्टडी जो हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इट इज एन एक्सपेंशनरी पॉलिसी विच फर्दर लीड्स टू इन्फ्लेशन। ठीक है, और दुकान कहता है कि नहीं जी ऐसा नहीं होगा। तो एक तो इसने इकोनॉमिक्स के रूल्स को ही डिफाई कर दिया पहली बात। और मेरे हिसाब से इन ऑर्डर टू कंक्लूड, मेरे हिसाब से अगर आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कंटिन्यूसली लगाते रहेंगे, यानी कि आप इंटरेस्ट रेट कम करते जा रहे हैं, आपकी करेंसी भी डेप्रिसिएट होती रहेगी, आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ती रहेगी, और आप दोनों तरफ से जो है मार खा रहे हो। समझ गए बात को। तो इसको क्या करना चाहिए, इसको करना चाहिए कि फॉर द टाइम बीइंग पॉलिसीज को थोड़ा सा बदले और चेंज करे, और इकोनॉमिस्ट जो प्रॉपर बैठे हुए होते हैं उनसे गाइडेंस ले। ये मेरा कंक्लूजन। समझ गए। ऑनलाइन बेटा कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। बेटा क्वेश्चन फातिमा ये पूछ रहा था कि उर्दुगान ने ना बिल्कुल उलट पॉलिसीज लगा दी थी। हम लोग क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, इन्फ्लेशन आती है, और जो है वो आपके पास नुकसान वगैरह हो रहे होते हैं, मतलब जो नेगेटिव्स हैं। इसने कहा जी नेगेटिव्स एज सच कोई होते ही नहीं है। इसने कहा कि भाई मुझे इकोनॉमिक ग्रोथ भी मुझे इससे मिलेगा। सर इसमें टूरिज्म का क्या पॉइंट था, वो बेटा आगे है,
वो ये था, वो कह रहा था कि जब हमारे पास कोविड 19 गुजर जाएगा ना, तो कोविड के बाद जब टूरिज्म वगैरह आएगी, तो हम लोग ऑटोमेटिकली जो है वो अपने आप को, यार इंटरनेट का बड़ा मसला है यहाँ पे यार। अब आ रही है आवाज आपको? मायरा आवाज आ रही है? तो वो मुझसे एक बच्चा हुबैब शायद पूछ रहा था कि टूरिज्म का क्या यहाँ पे पॉइंट था। तो बेटा टूरिज्म का यहाँ पे ये पॉइंट था कि जब कोविड वगैरह खत्म हो जाएगा तो उसके बाद टूरिस्ट आना शुरू करेंगे, क्योंकि जब करेंसी कम होगी, डेप्रिसिएटेड रहेगी, तो लोग आएंगे ना फिर आपके मुल्क में घूमने फिरने के लिए, और टर्की वैसे भी खूबसूरत मुल्क है। तो उसका ये माइंडसेट था कि कोविड के बाद ये डेप्रिसिएशन हमें पॉजिटिव वे में अफेक्ट करेगी, कि टूरिज्म वगैरह बढ़ा देगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ा देगी, इस तरीके से वो बात कर रहा था। एनीवेज, लास्ट क्वेश्चन पे आए। Excluding interest rate changes, assess what alternative policies might be used to reduce or increase rate of inflation। कहता है जी इन्फ्लेशन को सॉल्व करने के लिए आप और कौन कौन सी पॉलिसीज लगा सकते हैं। बेटा ये वैसा ही है जैसे आप लोगों ने 12 मार्क वाला क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, हाउ टू रिड्यूस इन्फ्लेशन या पॉलिसीज टू सॉल्व इन्फ्लेशन। आप लोगों को डिफरेंट तरह की मैंने पॉलिसीज बताई हुई हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, सप्लाई साइड पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। अब मॉनेटरी तो हम लोग देख चुके हैं, और इसने बोल दिया कि इंटरेस्ट रेट आपने यूज नहीं करना, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी यूज नहीं करनी। यू आर लेफ्ट विद टू पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसी एंड सप्लाई साइड पॉलिसी। इस तरह समझें कि 2 मार्क फिस्कल पॉलिसी के हैं, 2 मार्क सप्लाई साइड पॉलिसी के हैं, 2 मार्क इवैल्यूएशन एंड कंक्लूजन के। ये सवाल मैंने बहुत मर्तबा करवाया हुआ है, लेकिन आपने उसी सवाल को, आंसर को छोटा कर दे। कैसे छोटा करेंगे? डायग्राम वगैरह नहीं बनाएंगे, कोई जरूरत नहीं है। आप उसको बताएंगे जी अदर ऑल्टरनेटिव्स दैट टर्की हैव, फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेस बढ़ाएं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करें, गो फॉर बुलशिट पॉलिसी, बजट सरप्लस पॉलिसी। उसका एक बेनिफिट एक ड्रॉप है, और ज्यादा लंबा एक्सप्लेन नहीं करो, ठीक है। सप्लाई साइड पॉलिसी, सप्लाई साइड में क्या क्या आप कर सकते हैं, सब्सिडीज वगैरह देते हैं, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। ड्रॉबैक क्या है? इट्स टाइम कंज्यूमिंग पॉलिसी, वक्त लगता है, ठीक है। इवैल्यूएशन आप किस तरह करेंगे? केस के ऊपर देखते हुए, केस से लिंक करते हुए। अब यहाँ पे देखो, इसने रिसोर्स अवेलेबिलिटी की ऐसा कोई बात नहीं की, मुझे दिख नहीं रही, ठीक है। लेकिन उसने ये बात जरूर की है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लो है, प्रोड्यूसर कॉन्फिडेंस लो है, तो प्रोड्यूसर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जब तक आप उसको सब्सिडीज नहीं देंगे, जब तक आप उसको, जब आप उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम नहीं करेंगे, जब तक आप उसके ऊपर रेगुलेशंस कम नहीं करेंगे, तब तक प्रोड्यूसर कैसे कॉन्फिडेंट होगा? समझ रहे हैं मेरी बात को? तो भाई मेरे हिसाब से सप्लाई साइड पॉलिसी बेहतर है। एक तो सप्लाई भी आपके पास बढ़ रही है, प्राइजेस भी आपके पास कम हो रही हैं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आ रही है, हर चीज आपको एक तरीके से मिल रही है, तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट होगा। कोई मसले वाली बात है? समझ गए? सर सी पार्ट का आंसर फॉर्मेट अगेन, सी पार्ट का आंसर फॉर्मेट भी कुछ नहीं है बेटा। 2 पॉजिटिव्स ये लिखा हुआ, ये पॉजिटिव आपने बता दिए, और दुकान की पॉलिसी का ये आपने नेगेटिव लिंक कर दिया, आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया, और कंक्लूजन आपने बताना है कि क्या अर्दोगान की जो माइंडसेट है या जो अप्रोच है, ये करेक्ट है भी कि नहीं है। मैंने कहा कि भाई इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी गलत है, लॉस के हिसाब से भी गलत है, ठीक है। हाँ तो बेटा वो अल्टरनेटिव पॉलिसी आपने उसने पूछा हुआ है ना, तो अल्टरनेटिव पॉलिसी आप फिजिकल भी बता सकते हैं, आप सप्लाई साइड भी बता सकते हैं, ठीक है। डन हो गया बेटा? कोई सवाल, कोई मसला? बट सर इन्फ्लेशन इज डिमांड पुल। वालेकुम सलाम बेटा। अब क्या आ गया, सलाम करने आए हो क्या खाली मुझे? बट सर इन्फ्लेशन इज डिमांड पुल सो वी कैन सॉल्व इट विद डिमांड साइड पॉलिसी। हाँ लिख सकते हो बेटा, देखो कंक्लूजन करेक्ट होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, बस आपको उसको जस्टिफिकेशन देनी आनी चाहिए। हाँ तो आप उसके अंदर, तो कंक्लूजन में उसका ही लिख दें। बेटा वो ऑल्टरनेटिव पूछ रहा है, तो मॉनेटरी को ना लिखें, बेहतर ये है कि फिजिकल की तरफ चले जाएं। सर केस स्टडी में ग्राफ बना सकते हैं, बना सकते हैं, बट क्योंकि उसने पूछा हुआ नहीं है तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, ठीक है।
सर डी पार्ट में दोनों पॉलिसी मेंशन करें जी, बट इतना ज्यादा डिटेल में नहीं कि जैसे आप 12 मार्क का आंसर लिखते हैं, मुनासिब लेंथ में लिखिएगा। डन हो गया? क्लियर है? चले बेटा, जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज।